आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 101। कह रहा है द जेनेटिक डिफेक्ट एडिनोसिन डाईएमिनेज मिनेज एडीए, जिसको शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे, डिफिशियंसी में बी क्योर्ड परमानेंटली बाई। तो कह रहा है कि कोई जेनेटिक डिफेक्ट हो, कोई आनुवांशिक विकार हो, तो एडिनोसिन डाईएमिनेज जो एडीए की डिफिशियंसी है उसको परमानेंटली कैसे ठीक किया जा सकता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो जो हमने एनसीईआरटी पढ़ी है उसमें ये क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि आ गया है, वैसे आप काट दीजिए, पूछा नहीं जाएगा। तो इसके बारे में बस हल्का सा समझेंगे कि जो एडीए है हमारा, एडिनोसिन डाईएमिनेज, इसकी डिफिशियंसी को अगर हमें हमेशा के लिए ठीक करना है तो बोन मैरो में क्या करेंगे हम लोग, एम्ब्रियोनिक स्टेज में एडीए उसमें डाल देंगे। इंट्रोड्यूस बोन मैरो सेल्स प्रोड्यूसिंग एडीए इनटू सेल एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। तो जल्द ही भ्रूणावस्था में हम लोग क्या करेंगे कि बोन मैरो सेल इंट्रोड्यूस कर देंगे जो कि एडीए का प्रोडक्शन करते हैं। तो एडीए की डिफिशियंसी ख़त्म हो जाएगी, बोन मैरो में एडीए बनने लगेगा। तो इसका डिटेल नहीं पढ़ेंगे क्योंकि जो हमने एनसीईआरटी पढ़ी है उसमें अब कोर्स में ये चीज़ नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 102 आ जाता है। कह रहा है द मोस्ट पॉपुलरली नॉन ब्लड ग्रुपिंग इन द एबीओ ग्रुपिंग इट इज नेम्ड एबीओ एंड नॉट एबीसी बिकॉज ओ इन इट रिफर्स टू हैविंग। तो यहाँ पर देखिए, कहने का मतलब इसका ये है कि जो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग है उसमें एबीओ नाम दिया गया है, एबीसी नाम नहीं दिया गया। तो ये जो ओ वर्ड है इसका क्या मतलब है? तो हमने आपको बताया था कि ये ओ नहीं, जीरो है। जनरली हम इसको ओ कहते हैं, वैसे जीरो कहना चाहिए था, क्योंकि ए और बी में जो है जो एंटीजन होते हैं वो इसमें नहीं पाए जाते, यानी एंटीजन नहीं है, इसलिए इसको जीरो लिखा गया या शून्य जैसा बनाया गया है। तो जो ए और बी में एंटीजन पाए जाएंगे वो ओ में नहीं पाए जाते, इसलिए ऐसा होता है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा आंसर है वो सी है, नो एंटीजन ए एंड बी ऑन आरबीसीज। तो जो ब्लड ग्रुप ओ होता है तो उसमें आरबीसी में कोई भी ए और बी में से एंटीजन नहीं होता, इसलिए उसे जीरो ब्लड ग्रुप कहना ज़्यादा हमें अच्छा लग रहा है, वैसे ओ ब्लड ग्रुप कहा जाता है। अब इसका थोड़ा सॉल्यूशन देख लेते हैं। कह रहा है इन एबीओ ब्लड ग्रुप ओ रिफर्स टू ओ ब्लड ग्रुप इट हैज नो एंटीजन ए एंड बी ऑन आरबीसी। तो वही चीज़ जो आंसर है उसी को लिख दिया है। अब देखिए आ जाता है क्वेश्चन नंबर 103। कह रहा है स्टडी द पेडिग्री चार्ट गिवन बिलो, व्हाट डज इट शो। तो कह रहा है जो नीचे पेडिग्री चार्ट दिया गया है इसमें क्या दर्शाया जा रहा है ये हमको बताना है। तो देखिए पहले तो सिंपल भाषा में हम लोग ये समझ लें कि एक पुरुष है, एक महिला है, उसके बीच मैटिंग हुई है यानी संभोग हुआ है, उसकी संतानें पैदा हुई। तो उनमें से एक संतान यानी जो बच्चा है वो बीमारी से ग्रस्त नहीं है। तो शादी हुई तो एक लड़का सामान्य, एक को बीमारी है, और लड़की एक बीमारी ग्रस्त है, तो मतलब और एक लड़की सामान्य है। तो यहाँ पर एक दो तीन, तीन लड़के हैं और दो लड़कियाँ हैं, जिनमें कि एक लड़का बीमारीग्रस्त है, एक लड़की बीमारीग्रस्त है, और एक लड़की सामान्य है और दो लड़के सामान्य हैं। तो यहाँ पर देखिए जो ये बनाया गया है इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है हमको समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों सामान्य दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी एक लड़का बीमारीग्रस्त है और एक लड़की बीमारीग्रस्त है। इससे समझ में आ रहा है कि एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड जो बीमारियां थी वो हमने एनसीईआरटी में पढ़ा। तो जाहिर सी बात है इस क्रोमोसोम से संबंधित बीमारी है और अप्रभावी है, रिसेसिव, क्योंकि अगर इसमें दोनों क्रोमोसोम पे बीमारी होती तो ये बीमारीग्रस्त होती, एक पे है तो इसलिए बीमारीग्रस्त नहीं, यानी कैरियर है, वाहक है,
क्योंकि अगर ये कैरियर ना होती तो फिर यहाँ बीमारी आई कैसे, क्योंकि ये तो सामान्य है। क्योंकि अगर एक ही पुरुष में एक्स क्रोमोसोम में अगर बीमारी होगी तो यहाँ पर शो करेगा, क्योंकि अप्रभावी में अगर दूसरा उसको दबाने वाला उसी तरह का नहीं है तो यहाँ पर एक ही एक्स है, इसमें दो एक्स हैं, तो एक दबाने वाला सामान्य एक्स है, इसलिए इसमें बीमारी नहीं दिखेगी, तो इसलिए कैरियर होगा, लेकिन ये सामान्य होगा। तो इसमें एक बीमारी का क्रोमोसोम है, इसीलिए लड़का बीमारी ग्रस्त है और यहाँ पर लड़की बीमारी ग्रस्त हुई है। तो इसको बारीकी से समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, यहाँ समझने की बात है कि अगर एक ही क्रोमोसोम में बीमारी होती, यहाँ पर बना के देख लेते हैं। पुरुष तो सामान्य दिख रहा है, हम सेक्स क्रोमोसोम की बीमारी की बात कर रहे हैं, ऑटोसोम की नहीं, और ये कैरियर है इस तरह से। अब देखें, यहाँ पर कैरियर हो जाएगा, ये बीमारी ग्रस्त हो जाएगी, ये लड़का बीमारी ग्रस्त हो जाएगा, और फिर ये सामान्य लड़की हो जाएगी और ये लड़का सामान्य हो जाएगा। तो एक लड़का सामान्य होगा, एक बीमारी ग्रस्त। यहाँ पर तीनों लड़के सामान्य हैं, जबकि अगर ये सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड बीमारी होती यक्स वाले में और रिसेसिव होती, तो हमने यहाँ पर बनाया, तो यहाँ पे पता चल रहा है कि एक लड़की कैरियर है, एक में लड़के में बीमारी है। तो एक लड़के में तो बीमारी है, लड़की कैरियर भी है, ये लड़की कैरियर है, लेकिन किसी लड़की में बीमारी नहीं है, जबकि यहाँ बीमारी दिखा रहा है। जो रंगीन है वो बीमारी के लक्षण वाले, जबकि यहाँ बनाने पे किसी लड़की में बीमारी नहीं है, लड़की कैरियर है। तो कैरियर तो हो सकती है ये, क्योंकि दिख नहीं रहा, लेकिन बीमारी ग्रस्त लड़की नहीं है। इसका मतलब ये सेक्स क्रोमोसोम से संबंधित बीमारी नहीं है। तो कहाँ से संबंधित है? ऑटोसोम से संबंधित है। और कैसी है? रिसेसिव अप्रभावी वाली है, क्योंकि अगर प्रभावी होती तो ये बीमारी ग्रस्त होता, ये लड़की या औरत जिससे इसकी शादी हुई है बीमारी ग्रस्त होती। इसलिए ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, ये चीज़ हमको समझना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, इनहेरिटेंस ऑफ ए कंडीशन लाइक फिनाइल कीटोनूरिया एज एन ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव बीमारी है। बहुत बारीकी से इन बातों को आप समझिए, तब क्लियर होगा। अब यहाँ पर देखिए, हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं कायदे से और समझने का प्रयास करते हैं। तो कह रहा है, दिस चार्ट शोज इनहेरिटेंस ऑफ ए ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट लाइक फिनाइल कीटोनूरिया। तो कह रहा है कि जो ऊपर हमने चार्ट देखा वो एक ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट यानी लक्षण से संबंधित है, जो इनहेरिटेंस यानी अनुवांशिक है, जैसे कि फिनाइल कीटोनूरिया। अब देखिए, कह रहा है एन ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट में स्किप ए जनरेशन। तो जो ऑटोसोमल रिसेसिव बीमारी होती है, चूंकि रिसेसिव है, अप्रभावी है, इसलिए किसी जनरेशन में स्किप हो सकती है, मतलब दिखे ना, ऐसा हो सकता है। जैसा कि यहाँ पर देखिए, दिख नहीं रहा, तो वही कह रहा है कि किसी जनरेशन में स्किप भी हो सकती है, यानी ना दिखे तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए, कह रहा है, इट एपियर्स इन केस ऑफ मैरिज बिटवीन टू हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल। अब ये कब दिखाई देगी, एपियर कब होगी? जब दो हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल के बीच में शादी हो जाए। तो कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल ए स्मॉल है, इनके बीच शादी हो गई। जब शादी हो गई तो तीन कैपिटल ए स्मॉल वाले और एक स्मॉल ए वाला बनेगा। इसको देख लेते हैं कैसे लिखा गया है।
तो यहाँ पर देखिए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। तो चूंकि इनमें एक में कैपिटल है, चाहे एक ही कैपिटल ए हो, तो चूंकि रिसेसिव वाला बीमारी है तो अगर एक भी कैपिटल ए रहेगा तो वो जो है बीमारी को शो करेगा। तो 3 बीमारी के लक्षण वाले होंगे। ये देखिए थोड़ा गलत लिखा है, एक कैपिटल ए है और 2 कैपिटल ए स्मॉल ए है, लेकिन फिर भी कहने का मतलब 3 में बीमारी का लक्षण दिखेगा। जैसा मेंडल वाले क्रॉस में 3 एक हमको 3 लंबे पौधे दिखते थे मटर के और एक बौना, जबकि एक का जीनोटाइप हमारा कैपिटल टी होता था और 2 का कैपिटल टी स्मॉल टी होता था और एक का स्मॉल टी होता था। तो ये सब लंबे होते थे 3 और ये बौना होता था एक। तो ये अनुपात हम लोग देखते थे। तो यहाँ पर भी कह रहा है ए रिसेसिव इंडिविजुअल विद हाइब्रिड कैपिटल ए स्मॉल ए इंटू स्मॉल ए इक्वल टू 2 कैपिटल ए स्मॉल ए और 2 स्मॉल ए। अब यहाँ पर देखिए जो ये कंडीशन दिखाई गई है इसको करके देखते हैं। तो कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, तो 2 कैपिटल ए स्मॉल ए हो गए और 2 स्मॉल ए हो गए। तो 2 कैपिटल ए स्मॉल ए प्लस 2 कैपिटल ए स्मॉल ए लिखा है। यहाँ पर थोड़ा गलत लिखा है, इसको सही कर लीजिए जो हमने बताया है। अब यहाँ पर देखिए अगर 2 रिसेसिव हैं, दोनों रिसेसिव हैं, तो देखिए हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। तो स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, इनमें कोई कैपिटल नहीं तो सब स्मॉल ए हो जाएंगे। तो ऑल स्मॉल ए। तो कह रहा है फिनाइलकीटोनुरिया इज एन इनबॉर्न ऑटोसोमल रिसेसिव मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। जो फिनाइलकीटोनुरिया होता है ये जन्म से ही ऑटोसोमल रिसेसिव मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, यानी उपापचय से संबंधित। इन विच होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल लैक द एंजाइम फिनाइल एलिनिल हाइड्रोक्सिलेज। इसमें क्या होता है कि जो होमोजाइगस रिसेसिव है, जैसे स्मॉल है, होमो का मतलब दोनों सेम और रिसेसिव का मतलब अप्रभावी, तो इसमें दोनों स्मॉल है। तो इसमें क्या होगा कि फिनाइल एनिलीन हाइड्रोक्सिलेज एक एंजाइम होता है, उसकी अनुपस्थित रहेगी, लैक मतलब वो नहीं पाया जाएगा। द हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल आर नॉर्मल बट कैरियर। लेकिन जो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल होता है वो नॉर्मल दिखेगा, सामान्य, लेकिन कैरियर होगा। इसीलिए यहाँ पर जो है ये हेट्रोजाइगस है, जैसे कैपिटल एक्स में बीमारी रहेगी, एक एक्स नॉर्मल रहेगा, तो हेट्रोजाइगस है इसलिए नॉर्मल दिख रहा है, यानी एक कैरियर है लेडीज़, जबकि इसमें बीमारी का लक्षण नहीं दिख रहा है। तो इस तरह हम लोग समझते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 104 आ जाता है। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इन ह्यूमन इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी या लिंकेज। तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी जिसको लिंकेज कहते हैं, संलग्नता, उससे संबंधित इन 4 विकल्पों में से कौन सा करेक्ट है हमको बताना है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा टर्नर सिंड्रोम होता है उसमें X0 कंडीशन होती है, जबकि डाउन लिखा है इसलिए गलत हो गया। और यहाँ पर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इसमें XY होता है, तो 44 और 3 47, ये करेक्ट है हमारा सी वाला। ये डाउन नहीं, टर्नर सिंड्रोम होता है X0। यहाँ पर देखिए NCERT में जो कलर ब्लाइंडनेस है X क्रोमोसोम से संबंधित है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, जबकि यहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस Y लिंक्ड दिखा रहा है, इसलिए ये भी गलत है। और इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस जो बीमारी होती है वो RH फैक्टर से संबंधित होती है। ये आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए अब ये ऑप्शन आपको नहीं दिया जाएगा। अगर हो सकता है NCERT में आगे होगा तो आएगा। तो कुल मिलाकर सी विकल्प हमारा करेक्ट।
सॉल्यूशन हमने सारा देख ही लिया। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर इन विच देयर आर 3 सेक्स क्रोमोसोम XXY, 3 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं क्लाइनफेल्टर में, रेदर दैन द नॉर्मल, यानी नॉर्मल से एक ज़्यादा होता है। जैसे नॉर्मल XXRXY होता है, XX महिला XY पुरुष। द नंबर ऑफ ऑटोसोम आर नॉर्मल, ऑटोसोम नॉर्मल रहते हैं, जैसे 44 होते हैं वैसे इसमें भी 44। करा अफेक्टेड इंडिविजुअल आर अपेरेंटली मेल बट आर टॉल एंड थिन। तो चूंकि वाई है इसलिए जो इंडिविजुअल होगा, व्यक्ति होगा, वो पुरुष होगा लेकिन बहुत लंबा और जो है पतला होगा। विद स्मॉल टेस्टिस, उसके जो वृषण हैं, टेस्टिस हैं, वो बहुत छोटे होंगे। फेल्योर ऑफ नॉर्मल स्पर्म प्रोडक्शन, और उसमें नॉर्मल मैन की तरह जो है स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं होगा, फेल होगा वो स्पर्म प्रोडक्शन में। एजुस्पर्मिया इसको बोलते हैं। इनलार्जमेंट ऑफ द ब्रेस्ट, उसका ब्रेस्ट बड़े होंगे, ब्रेस्ट बड़े होने को गायनेकोमास्टिया बोलते हैं। एंड एब्सेंट ऑफ फेशियल एंड बॉडी हेयर्स, और उसके चेहरे में और शरीर में बाल अनुपस्थित होंगे, यानी दाढ़ी मूछ जैसे हम में रहती है वो चीज़ नहीं रहेगी। अब क्वेश्चन नंबर 105 आ जाता है। कह रहा है ह्यूमन मेल प्रोड्यूसेज स्पर्म्स विद द जीनोटाइप AB 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 एंड AB, जैसा भी हो बड़ा छोटा, pertaining to diallelic characters in equal proportion. What is the corresponding genotype of this person? कह रहा है एक मनुष्य है, पुरुष है, वो स्पर्म प्रोड्यूस किया है जिसका जीनोटाइप है AB, कैपिटल ए स्मॉल B, स्मॉल ए कैपिटल B एंड स्मॉल ए स्मॉल B, परटेनिंग टू 2 डाइलेलिक कैरेक्टर। इसमें 2 एलील वाले कैरेक्टर हैं, इक्वल प्रोपोर्शन यानी बराबर मात्रा में। तो कह रहा है व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग जीनोटाइप ऑफ दिस पर्सन, तो इस पर्सन का जीनोटाइप क्या है ये हमको बताना है। तो यहाँ पर देखिए जो विकल्प दिए गए हैं इनको हम बना के देखते हैं, और जिनसे भी ये आ जाएगा तो वही आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए डी विकल्प आंसर करेक्ट किया गया है, तो डी वाले को हम लोग बना के देख लेते हैं, वैसे ही सारे को बनाना है। तो यहाँ पर देखिए कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, तो यहाँ पर ए बी हो जाएगा, फिर यहाँ पर स्मॉल ए कैपिटल बी हो जाएगा, कैपिटल ए स्मॉल बी हो जाएगा, स्मॉल ए स्मॉल बी हो जाएगा। तो कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, फिर दोनों स्मॉल, पहले दोनों बड़े फिर दोनों छोटे, फिर एक बड़ा एक छोटा। तो देखते हैं इसको, पहले दोनों बड़े फिर दोनों छोटे, फिर एक बड़ा एक छोटा। पहले ए बड़ा है तो इसमें ए छोटा है, इसमें बी छोटा है तो बी बड़ा है, वही निकल के आ गया। तो डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 106 आ जाता है। कह रहा है इन पी प्लांट यानी मटर में येलो सीड्स आर डोमिनेंट टू ग्रीन। जो येलो सीड है हमारा पीला वाला वो डोमिनेंट है और ग्रीन वाला रिसेसिव है। इफ ए हेट्रोजाइगस येलो सीडेड प्लांट इज क्रॉस्ड विद ए ग्रीन सीडेड प्लांट, अगर जो है हेट्रोजाइगस येलो सीड वाले प्लांट को क्रॉस करा दिया जाए ग्रीन सीड वाले से, तो कह रहा है व्हाट रेशियो ऑफ येलो एंड ग्रीन सीड प्लांट वुड यू एक्सपेक्टेड इन F1 जनरेशन। तो पहली पीढ़ी में पीले और हरे बीज वाले प्लांट के बीच जो रेशियो है वो क्या निकल के आएगा ये हमको बताना है। तो यहाँ पर देखिए हमने बना दिया। कह रहा है येलो सीड एज डोमिनेंट टू ग्रीन इफ ए हेट्रोजाइगस येलो सीडेड, हेट्रोजाइगस है और पीला भी है तो कैपिटल आर स्मॉल आर हो गया। और कह रहा है इसका क्रॉस कराया गया ग्रीन सीड से, तो ग्रीन वाला तो स्मॉल आर ही, यानी होमोजाइगस रिसेसिव होगा, क्योंकि जैसे कैपिटल टी
स्मॉल टी होता था तो पौधा लंबा होता था, स्मॉल टी तभी बौना होता था। तो उसी प्रकार कलर में हो जाएगा, अगर एक बड़ा है तो पीला कलर ही होगा, जब दोनों छोटे आर होंगे तभी हरा कलर होगा। तो इनका क्रॉस कराया गया तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर, यानी ये दो पौधे हमारे ग्रीन वाले होंगे सीड वाले, और दो पौधे हमारे यानी पीले सीड वाले होंगे, यानी दो सीड पीले होंगे, दो हरे, यानी 1:1 का रेशियो होगा। तो 1:1 का रेशियो का है या 50-50 का, भाग देंगे तो एक ही आ जाएगा, 50 का भाग दे देंगे, तो डी वाला विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो सॉल्यूशन में देखिए यही दिया गया होगा जो हमने करके दिखाया है। यहाँ पर देखिए हेट्रोजाइगस है, येलो तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई इसने माना है। होमोजाइगस है तभी ग्रीन होगा, तो स्मॉल वाई स्मॉल वाई, इनके बीच क्रॉस कराएगा तो 50-50% आ गए, मतलब 50-50 येलो ग्रीन। क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। कह रहा है इनहेरिटेंस ऑफ स्किन कलर इन ह्यूमन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, जब बहुत सारे जीन मिलकर के एक चीज को कंट्रोल करते हैं तो उसे पॉलीजेनिक बोलते हैं। जब एक ही जीन बहुत सारे प्रकार से प्रकट होता है उसे प्लियोट्रॉपी बोलते हैं। तो वन जीन मैनी जीन वन कैरेक्टर पॉलीजेनिक, वन जीन मैनी कैरेक्टर प्लियोट्रॉपी। तो यहाँ स्किन कलर हमारा, इसको बहुत सारी जीन कंट्रोल करते हैं, इसलिए पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, बी विकल्प करेक्ट होगा। एनसीईआरटी में बहुत बार हम लोग पढ़ चुके हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। यहाँ पर देखिए लिखा है कंट्रोल स्किन कलर इन ह्यूमन, तो एनसीईआरटी से भी प्रूफ हो गया, अब इसको इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 108 आ जाता है। कह रहा इन द हेप्लॉयड व्हीट द हेप्लॉयड एन एंड बेसिक एक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर। तो व्हीट हमारे कोर्स में नहीं है इसलिए अब नहीं पूछा जाएगा, इस क्वेश्चन को क्रॉस कर दीजिए। दिया गया है तो सी करेक्ट है, नंबर होता है 21 और जो एक्स है वो 7 है, मतलब ट्रिप्लॉयड नंबर है 21, क्योंकि एक्स हमारा 7, इसको छोड़िए क्रॉस कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है। कह रहा है कॉमन टेस्ट टू फाइंड द जीनोटाइप ऑफ ए हाइब्रिड इज बाई, तो कौन सा कॉमन टेस्ट है जिसके माध्यम से हम लोग किसी हाइब्रिड को पहचान पाते हैं। एक कॉमन टेस्ट टू फाइंड द जीनोटाइप पता करने के लिए इन्हें हाइब्रिड, तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे, टेस्ट क्रॉस कराते थे परीक्षण के लिए। तो उसमें क्या होता था, जो रिसेसिव होता था, जैसे मटर के पौधे में क्या करते थे, स्मॉल टी का क्रॉस कराते थे। अब दोनों लंबे हैं, कैपिटल टी वाला भी लंबा होता है और कैपिटल टी स्मॉल टी वाला भी लंबा होता है। तो कैसे पहचाने कि ये लंबे में से जीनोटाइप क्या है, कैपिटल टी है कि कैपिटल टी स्मॉल टी है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे, रिसेसिव से क्रॉस करा देते थे। जब रिसेसिव से क्रॉस करा देते थे तो इसका क्रॉस कराएंगे तो सारे लंबे होंगे, इसका क्रॉस कराएंगे तो कुछ और आएगा। तो अगर सारे लंबे आ गए तो मान लेंगे कि कैपिटल टी है, और अगर कुछ और आया तो कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इसी तरह कराते थे। तो देखिए सी में कह रहा है कि क्रॉसिंग ऑफ वन F1 प्रोजेनी विद मेल पेरेंट। तो अभी तो हमने ये बात आपको मटर में समझाई, लेकिन अगर यही बात मनुष्य के ऊपर लागू की जाए तो फिर हम क्या करेंगे कि जैसे कोई मेल और फीमेल है, मान लीजिए कि मेल XY है, फीमेल XX है, तो XY और XX, इससे XX लड़की हो गई, XY लड़का हो गया, XX लड़की हो गई, XY लड़का हो गया। तो अब ये F1 में जो बच्चे पैदा हुए, इनका क्रॉस अगर किसी का भी क्रॉस अगर हम
ये F1 प्रोजेनी मतलब पहली पीढ़ी है, किसी का भी क्रॉस अगर माता पिता में से जो पिता है मेल है उससे करा दें तो जीनोटाइप कैसा क्या है वो हम पता कर लेते हैं इस हाइब्रिड में जो बने हैं। तो यही कॉमन टेस्ट होता है हमारा इसको पता करने के लिए। तो क्रॉसिंग ऑफ वन F1 प्रोजेनी विद मेल पेरेंट, यही हमारा कॉमन टेस्ट है जीनोटाइप को पता लगाने का कि हाइब्रिड का जीनोटाइप क्या है। अब देखें यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये कॉमन टेस्ट टू फाइंड द जीनोटाइप ऑफ ए हाइब्रिड इज बाय क्रॉसिंग ऑफ वन F1 प्रोजेनी विद मेल पेरेंट। तो जो ऑप्शन दिए गए हैं वही चीज़ यहाँ पर लिख दी गई। अब कह रहा है टेस्ट क्रॉस में क्या होता है। देखिए ऊपर वही टेस्ट क्रॉस के लिए क्वेश्चन आया, अब वहीं डायरेक्ट फिर पूछ लिया गया। तो डी विकल्प करेक्ट है, क्रॉसिंग द F1 हाइब्रिड विद ए डबल रिसेसिव जीनोटाइप। डबल रिसेसिव मतलब स्मॉल टी का F1 हाइब्रिड में से क्रॉस कराते हैं। तो यही हमारा कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई प्लांट ये शुद्ध लंबा है, ये शुद्ध बौना है, अब इनका क्रॉस करा दिया गया। कैपिटल टी स्मॉल टी तो ये आ गया कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये F1 पीढ़ी हो गई, पहली पीढ़ी। अब क्या करेंगे, क्रॉसिंग द F1 हाइब्रिड विद ए डबल रिसेसिव जीनोटाइप। अब इनमें से पता करना है हमको, तो हम क्या करेंगे, पिछली पीढ़ी में डबल रिसेसिव जो है ये जैसे उसमें किए थे पिता से, तो इसमें डबल रिसेसिव वाले से इनका क्रॉस करा के हम पता कर लेंगे कि कैपिटल टी है इस वजह से लंबा है या कैपिटल टी स्मॉल टी है इस वजह से लंबा है। तो क्रॉसिंग द F1 हाइब्रिड विद ए डबल रिसेसिव जीनोटाइप, जो पिछला था जिसके बीच क्रॉस कराया गया था तो उसमें जो डबल रिसेसिव है उससे क्रॉस कराते हैं। जैसे अभी हमने इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा कि पिता से क्रॉस कराते हैं यानी XY से, क्योंकि महिला में दोनों XX हैं इसलिए उससे क्रॉस नहीं कराते, क्योंकि पता नहीं चलेगा दोनों एक ही तरह हैं, इसलिए पिता से कराया जाता था क्योंकि उसमें दोनों क्रोमोसोम हमारे अलग अलग थे। तो इस प्रकार से हम लोग करते हैं। अब अगला क्वेश्चन, इसको थोड़ा सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन क्या देखना है, सारी बातें तो हमने आपको बता दिया। तो टेस्ट क्रॉस में क्या करेंगे, हेट्रोजाइगस F1 टाल सारे लंबे रहेंगे पहली पीढ़ी में, फिर होमोजाइगस ड्वार्फ स्मॉल टी। अब इनका जब क्रॉस कराते हैं तो देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, तो 50% पौधे लंबे होंगे, 50% बौने, जैसा हम पीछे देख चुके हैं। इसके पीछे भी क्वेश्चन आया था जिसमें 50-50 लिखा था, तो हमने कहा था 1:1 का रेशियो। तो इस प्रकार से हम लोग करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 101 आ जाता है, तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।